बंसाली इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर्स के दाम पिछले एक साल में 24% तक गिर चुके हैं और अभी अभी इसके प्रमोटर्स ने कंपनी में 1 लाख शेयर्स खरीदे हैं 91.66 पर शेयर के प्राइस पे। तो क्या ये सही समय है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करने का या उन्हें अभी इस स्टॉक से दूर रहना चाहिए? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए अंकित जैन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बंसाली इंजीनियरिंग कंपनी के शेयर्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या इस स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा और यूजफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले समझते हैं कंपनी करती क्या है। कंपनी एक हाई स्पेशलिटी इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। ये आपके ABS, AES, SAN जैसे रेजिन्स बनाती है। ये रेजिन्स आपके होम अप्लायंसेज एंड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आते हैं। कंपनी का 71% रेवेन्यू ABS रेजिन से आता है और 29% रेवेन्यू SAN रेजिन से आता है। कंपनी अप्लायंसेज में मेजर अप्लायंसेज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि कूलर, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, इन सब में आने वाले प्लास्टिक्स को बनाती है। इसके अलावा कंपनी जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, वो आपके बाइक्स में काम आते हैं, टू व्हीलर्स में यूज़ होते हैं, मिरर्स वगैरह। और इसके अलावा कार के लिए कार इंटीरियर, एक्सटीरियर और फ्रंट व्यू के प्लास्टिक रेजिन्स बनाती है। कंपनी के 2 प्लांट हैं, एक राजस्थान में और एक MP में। कंपनी की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1,37,000 टन पर एनम है। सो ये तो बात हो गई कंपनी के बारे में। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो आपको इनिशियली ओवरव्यू देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि कंपनी का जो 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 41.3% है। कंपनी का लास्ट ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 42% के अराउंड है। कंपनी का करंट रेशियो 10.1 है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है और कंपनी का PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो 8.19 है। मतलब अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि कंपनी काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और आपको काफ़ी कम दाम पर मिल रही है। कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 1600 करोड़ रुपए के करीब है। कंपनी का प्राइस अपने 52 वीक लो के करीब चल रहा है। कंपनी का फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है। अगर करंट मार्केट प्राइस के मुकाबले फ्री कैश फ्लो देखें तो वो रेशियो आपका 10.4 का आता है। अब अगर इसमें हम नीचे जाएंगे तो हम डीप डाइव कर पाएंगे कि कंपनी में एक्चुअल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कहाँ पर है। वो समझने के लिए हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स पर आना होगा। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स में देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रही है, बट जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी इनकंसिस्टेंट है। आप देखेंगे कि मार्च 2011 में 12% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो आपका बीच में 3%, 4% रह गया था, जो लास्ट 2 ईयर्स में फिर से बढ़ के 35% या 33% हो गया है। सो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो इशू है वो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन में है। मतलब कंपनी जो एक्सपेंस है अपना, उसे काफ़ी मेजर एक्सपेंस है, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी स्विंग कर रहे हैं। अगर हम कंपनी के एक्सपेंस को डिटेल्स में देखेंगे तो जो इसका मेजॉरिटी एक्सपेंस है वो इसका रॉ मटेरियल का एक्सपेंस है। सो बेसिकली इसकी मटेरियल कॉस्ट इसका मेजॉरिटी ऑफ द एक्सपेंस है। कंपनी पॉलीमर्स को बनाने के लिए, ABS को बनाने के लिए 3 रॉ मटेरियल का यूज़ करती है। एक है एक्रिलियोनाइट्राइल, दूसरा आपका बुटाडाइन और तीसरा आपका स्टीरीन। इसमें से एक्रिलियोनाइट्राइल और स्टीरीन आपका 85% यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल है। मतलब जो पूरा प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट बनाने में रॉ मटेरियल लगता है वो 85% ये दोनों लगते हैं और ये आपके लार्जली इम्पोर्ट होते हैं। तीसरा, ये जो इसके रॉ मटेरियल्स है एक्रिलियोनाइट्राइल, बुटाडीन और स्टीरीन, इनके प्राइसेस आपके क्रूड ऑयल के प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये एक क्रूड ऑयल से डिराइव होने वाले प्रोडक्ट्स हैं। सो जैसे जैसे क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे इसके रॉ मटेरियल के दाम भी बढ़ेंगे। सो यही एक रीज़न है जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम था। कोविड आने के बाद, मार्च 2020 में कोविड आने के बाद अगले 2 सालों तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम रहे थे, एकदम से गिर गए थे, जिसकी वजह से साल 2021 और 2022 में जो इसकी मटेरियल की कॉस्ट है वो काफ़ी कम आ रही है। जब मटेरियल की कॉस्ट इसकी कम हो गई तो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ गए, जिसकी वजह से आपको इसका नेट प्रॉफिट भी मार्च 2021 और मार्च 2022 में काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। सो असेंशियली जो इसका मेजर खर्चा है वो इसका रॉ मटेरियल का है और उस कॉस्ट को ये कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस या तो ओपेक कार्टेल डिसाइड करता है या इंडिया में गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। सो क्रूड ऑयल जो इनका मेजर रॉ मटेरियल है, जब जब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तब तब इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिरेगा, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट भी गिरेगा, जिसकी वजह से इनका अर्निंग पर शेयर भी गिरेगा।
कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू में जो आपको इसकी अच्छी पोजीशन दिख रही है, जो कि आपको काफ़ी हाई रिटर्न ऑन इक्विटी दिखा रहा है, वो आपके पिछले 2 सालों के रिजल्ट्स की वजह से है, जब इसके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा थे क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी कम थे। सो असेंशियली कंपनी के पास कॉस्ट को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। रीज़न बीइंग इसकी कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि इसके रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स हैं। सो यहाँ पर आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होने वाला जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। अब अगर बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, बट रेवेन्यू बढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि इसका प्रॉफिट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि जब जब इसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तब तब इसका नेट प्रॉफिट कम होता जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी ने मार्च 2011 में 463 करोड़ की सेल करी थी, तब इसका नेट प्रॉफिट 39 करोड़ था। बट जब इसने मार्च 2015 में 601 करोड़ रुपए की सेल करी है, तब इसका नेट प्रॉफिट केवल 9 करोड़ है। रीज़न बीइंग क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा थे तो इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा आई है। सो असेंशियली कंपनी कॉस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकती। अब अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू को भी कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी के ऑलरेडी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स भी हैं। तो कंपनी के पास एज सच कोई अपने प्रोडक्ट्स को लेके प्राइसिंग पावर नहीं है। कंपनी कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट नहीं बना रही, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने वाले और भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स हैं और कोई बहुत ज़्यादा बैरियर नहीं है इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए। एंट्री टू दिस इंडस्ट्री के लिए कोई ज़्यादा बैरियर नहीं है, तो और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाएंगे अगर कल को कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो। सो कंपनी के पास ना तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोई पावर है, ना ही अपनी प्रोडक्ट्स की कोई प्राइसिंग पावर है। तो इसके पास कोई ऐसी यूनिक अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसके पास कोई ऐसा मोट नहीं है जिसकी वजह से कंपनी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स कमा पाए। इन माय ओपिनियन इस कंपनी से रिटेल इन्वेस्टर्स को दूर रहना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग इस स्टॉक में कर सकते हो। जब भी आपको लग रहा है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप इसके स्टॉक को खरीद सकते हो, क्योंकि प्राइसेस ऑब्वियसली उस वक्त इस स्टॉक के काफ़ी कम होंगे, जैसा कि आजकल चल रहा है। और अगर आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में जाके क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने वाले हैं, तब आप इस स्टॉक को आगे जाके बेचने के लिए एडवांस में खरीद सकते हो। जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस आगे जाके गिरेंगे, इसकी रॉ मटेरियल कॉस्ट गिरेगी, इसका प्रॉफिट ज़्यादा नजर आएगा, जिसकी वजह से इसके शेयर प्राइस बढ़ेंगे। उस टाइम पर जाकर आप इस स्टॉक को बेच सकते हो। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस आपका भंसाली इंजीनियरिंग को लेके। एसेंशियली इस कंपनी का जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसकी वजह से इसके सारे प्राइसेस, इसके सारे प्रॉफिट नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे डिपेंडेंट है, जो कि इसके कंट्रोल में नहीं है। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।